मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा देश जो हजारों साल पुरानी सभ्यता का वारिस है और जिसने कभी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों पर राज किया था। एक ऐसा देश जहां की धार्मिक विचारधाराएं, कला और कविता ने विश्व को प्रभावित किया। जहां का फिरोजा अपनी नीली चमक के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जहां के कालीन की कारीगरी, केसर की खुशबू और पिस्ता का स्वाद की दुनिया दीवानी है। एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन फिर भी दशकों से इंटरनेशनल सैंक्शंस की मार झेल रहा है। एक ऐसा देश जहां करीब 85% महिलाएं शिक्षित हैं, लेकिन उन्हें अपने ही देश में सबसे ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा देश जो न्यूक्लियर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है, अकेले अमेरिका, इजराइल और यूएई जैसे खाड़ी के साथ जंग लड़ रहा है और किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर 3 का तूफान ला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की, वो देश जिसे कभी पर्शिया यानी फारस कहा जाता था। वही भूमि जिसने प्राचीन काल में विशाल साम्राज्य खड़े किए, जो सिकंदर महान जैसे विजेताओं को भी टक्कर दे चुकी है, जहां माउंट दमावंद की ऊंची चोटियां और रेगिस्तान के सुनहरे नजारे प्राकृतिक भव्यता को दर्शाते हैं। लेकिन उसी देश की सख्त सत्ता और राजनीतिक टकराव ने आज उसे वैश्विक विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है। ईरान के बारे में इतना कुछ खास है जो आपको जानना चाहिए, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए चलते हैं ईरान की रोमांचक यात्रा पर। पहचान और राष्ट्रीय प्रतीक। ईरान, जिसे आधिकारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, मध्य पूर्व और दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक विशाल और बेहद महत्वपूर्ण देश है। लगभग 16,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। ईरान का राष्ट्रीय ध्वज 3 क्षैतिज पट्टियों से बना है, हरा, सफेद और लाल। इन रंगों का अपना विशेष अर्थ है। हरा रंग इस्लाम, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग शांति और संतुलन को दर्शाता है, जबकि लाल रंग साहस, बलिदान और क्रांति की भावना का प्रतीक है। ध्वज की सफेद पट्टी के ठीक बीच में ईरान का लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना होता है। इसके अलावा हरी और लाल पट्टियों की सीमाओं पर सफेद रंग की कुफिक लिपि में अल्लाहू अकबर शब्द कुल 22 बार लिखा गया है। यह 1979 की इस्लामिक क्रांति की याद और देश की धार्मिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। इस ध्वज के बीच बना यह राष्ट्रीय प्रतीक, जिसे कोट ऑफ आर्म्स भी कहा जाता है, इस्लामिक गणराज्य की विचारधारा को दर्शाता है। यह प्रतीक अरबी शब्द अल्लाह का एक कलात्मक और ज्यामितीय रूप है, जो देखने में एक ट्यूलिप के फूल जैसा दिखाई देता है। ईरानी संस्कृति में ट्यूलिप शहादत और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस प्रतीक में 4 घुमावदार रेखाएं और एक तलवार शामिल है, जिसके ऊपर एक विशेष चिन्ह लगाया गया है। इसके 5 भाग इस्लाम के 5 स्तंभों के प्रतिनिधित्व के रूप में हैं और यही कारण है कि यह चिन्ह ईरान की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। लोग, संस्कृति और जीवन शैली। ईरान की राजधानी तेहरान है, लगभग 90 लाख से ज्यादा आबादी वाला एक विशाल और आधुनिक महानगर, जो देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। पूरे देश की कुल जनसंख्या करीब 9 करोड़ 1 लाख है। यहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल है और फारसी यानी पर्शियन भाषा देश की आधिकारिक भाषा है, जिसकी साहित्यिक परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। हालांकि यहाँ अजेरी, कुर्दी, लोरी, गिलाकी और अरबी जैसी कई भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती हैं। धर्म के लिहाज से देखें तो ईरान की लगभग 98% आबादी मुस्लिम है। उनमें से करीब 90 से 95% लोग शिया मुसलमान हैं। इसी कारण ईरान को दुनिया के शिया इस्लाम का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली केंद्र माना जाता है, जहाँ धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। ईरान का लिटरेसी रेट करीब 89% है, यानी यहाँ हर 100 में से 89 लोग पढ़े लिखे हैं। हालांकि यहाँ महिलाओं को इंडिपेंडेंट होने में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ईरान के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर माने जाते हैं।
यहाँ मेहमानों को सिर्फ अतिथि नहीं बल्कि भगवान का रूप माना जाता है। अगर कोई मेहमान घर आ जाए तो ईरानी परिवार उसके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते। खास खाने बनाते हैं, चाय पर लंबी बातचीत होती है और मेहमान को पूरा सम्मान दिया जाता है। यही वजह है कि ईरान जाने वाले कई टूरिस्ट कहते हैं कि वहाँ के लोगों की गर्मजोशी उन्हें हमेशा याद रहती है। अगर खाने की बात करें तो ईरान का भोजन भी उतना ही समृद्ध है और विविध भी जितना उसका इतिहास। यहाँ के खाने में खुशबूदार चावल, जड़ी बूटियां, सूखे मेवे और केसर का खास इस्तेमाल होता है। ईरान के पारंपरिक व्यंजनों में चेलो कबाब सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जिसमें सुगंधित चावल के साथ ग्रिल किया हुआ मांस परोसा जाता है। वहीं फेनस जान नाम की डिश अनार की चटनी और अखरोट के साथ पकाई जाती है, जो ईरानी स्वाद का एक अनोखा उदाहरण है। इसके अलावा जरीशक पोलो और बघाली पोलो जैसे चावल के पकवान ईरान में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें खास मसालों और जड़ी बूटियों के साथ बनाया जाता है। इसके अलावा मिर्जा घासेमी नाम की एक लोकप्रिय डिश है, जो भुने हुए बैगन, टमाटर और लहसुन से तैयार की जाती है। वहीं कुकू सब्जी एक तरह का हर्ब ऑमलेट है, जिसमें ताजी हरी जड़ी बूटियों का भरपूर इस्तेमाल होता है। ईरान सिर्फ अपने व्यंजनों के लिए ही नहीं बल्कि कई मशहूर खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे महंगा मसाला कहे जाने वाला केसर बड़ी मात्रा में ईरान से ही आता है। इसके अलावा पिस्ता, खजूर, सूखे मेवे और अनार भी यहाँ के प्रमुख निर्यात उत्पादों में शामिल हैं। ईरानी पिस्ता और केसर की गुणवत्ता इतनी प्रसिद्ध है कि दुनिया के कई देशों ने इन्हें प्रीमियम उत्पाद माना है। खेलों की बात करें तो ईरान में पारंपरिक रूप से कुश्ती यानी रेसलिंग को सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। यहाँ कुश्ती सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा है, जो हजारों साल पुरानी मानी जाती है। ईरानी पहलवानों ने ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक भी जीते हैं। इसके अलावा फुटबॉल भी यहाँ बेहद लोकप्रिय है और ईरान की राष्ट्रीय टीम एशिया की मजबूत टीमों में गिनी जाती है। त्योहारों की बात करें तो ईरान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना उत्सव है नवरोज। यह फारसी नव वर्ष है जो बसंत ऋतु के आगमन के साथ मनाया जाता है और इसकी परंपरा करीब 3000 साल पुरानी मानी जाती है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, विशेष भोजन बनाते हैं और परिवार के साथ नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। इसके अलावा याल्दा नाइट भी ईरान का एक बेहद खास उत्सव है, जो साल की सबसे लंबी रात को मनाया जाता है। इस रात परिवार के साथ बैठकर फल, मेवे और कविताओं के साथ समय बिताया जाता है। वहीं रमजान और ईद जैसे इस्लामी त्योहार भी पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। भूगोल और प्राकृतिक विविधता। अब अगर ईरान के भूगोल की बात करें तो यह देश सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक विविधताओं के लिए भी उतना ही खास माना जाता है। भौगोलिक रूप से ईरान एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो सदियों से एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच व्यापार और राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसकी सीमाएं उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान से, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से और पश्चिम में इराक और तुर्की से मिलती है। वहीं दक्षिण में पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों से जुड़ती है, जबकि उत्तर में कैस्पियन सागर इसकी प्राकृतिक समुद्री सीमा बनाता है। यही रणनीतिक स्थिति ईरान को भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। प्राकृतिक बनावट की बात करें तो ईरान को मुख्य रूप से 5 बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है: जागोरोस पर्वत श्रृंखला, अल्बरोज पर्वत, मध्य पठार, कैस्पियन तटीय मैदान और पर्शियन गल्फ का तटीय क्षेत्र। देश के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्से में फैली जागरोस पर्वत श्रृंखला ईरान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये पर्वत श्रृंखला इराक की सीमा तक फैली हुई है और अपनी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों, उपजाऊ घाटियों और कई महत्वपूर्ण नदियों के लिए जानी जाती है। इसी क्षेत्र में कारून नदी बहती है, जो ईरान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। वहीं उत्तर में अल्बरोज पर्वत श्रृंखला कैस्पियन सागर के समानांतर फैली हुई है। इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है माउंट दमावन, जो लगभग 5610 मीटर ऊंचा है। यह न सिर्फ ईरान की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि पूरे मध्य पूर्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी माना जाता है। बर्फ से ढकी इसकी चोटियां और आसपास के दृश्य प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को दर्शाते हैं।
ईरान का मध्य भाग मध्य पठार यानी सेंट्रल प्लाटो के रूप में जाना जाता है। यह विशाल इलाका शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, जहां दो प्रसिद्ध रेगिस्तान स्थित है, दश्त कवीर और दश्त लुत। इनमें से दश्त लुत को दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक माना जाता है, जहां जमीन का तापमान कई बार 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत उत्तर में कैस्पियन सागर के किनारे एक संकरी बेहद नाजुक उपजाऊ भूमि की पट्टी फैली हुई है। यह क्षेत्र ईरान के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यहाँ की जलवायु नम और समशीतोष्ण है, जिसके कारण यह इलाका हरे भरे जंगलों, चाय के बागानों और चावल की खेती के लिए जाना जाता है। दक्षिण की ओर बढ़ते ही भूगोल फिर बदल जाता है। पर्शियन गल्फ और ओमान के खाड़ी के किनारे का इलाका गर्म और आर्द्र जलवायु वाला है, जहां कई महत्वपूर्ण बंदरगाहें और तेल निर्यात केंद्र स्थित हैं। ईरान सिर्फ अपने रेगिस्तानों और पहाड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। देश भर में कई राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र भी बनाए गए हैं, जैसे गुलिस्तान नेशनल पार्क, कवीर नेशनल पार्क और तुरान बायोस्फीयर रिजर्व, जहां दुर्लभ वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है। ईरान की प्रकृति में लगभग 160 से अधिक स्तनधारी प्रजातियां और करीब 500 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के पहाड़ी और जंगली वाले क्षेत्रों में पर्शियन लेपर्ड, एशियाई चीता, भूरा भालू, भेड़िए, लोमड़ियां और गजेल जैसे जानवर मिलते हैं, जबकि रेगिस्तानी इलाकों में जंगली गधे और अलग अलग प्रकार के सरीसृप पाए जाते हैं। पक्षियों की दुनिया भी यहाँ बेहद समृद्ध है। कैस्पियन सागर और पर्शियन गल्फ के किनारे फ्लेमिंगो, पेलिकन, सीगल, बतख और हंस जैसे जल पक्षी देखे जाते हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में ईगल, बाज और तीतर पाए जाते हैं। अब तो ईरान का बड़ा हिस्सा शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला है, इसलिए यहाँ पानी और परिवहन जैसी चुनौतियों से निपटने में नदियां बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ईरान की नदियों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहली वे नदियां हैं जो पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी की ओर बहती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कारून नदी, जो ईरान की सबसे लंबी और जल परिवहन के लिए उपयोग होने वाली प्रमुख नदी है। इसके अलावा करके इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कृषि और सिंचाई के लिए बेहद अहम मानी जाती है। दूसरी श्रेणी में वे नदियां आती हैं जो कैस्पियन सागर की ओर बहती हैं। इनमें आरास नदी उत्तर पश्चिमी सीमा के पास बहती हुई कई क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराती है, जबकि चालूस नदी उत्तरी पहाड़ी इलाकों से निकलकर कैस्पियन सागर में मिलती है और अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए जानी जाती है। इन नदियों की वजह से ईरान के कई क्षेत्रों में खेती, जलापूर्ति और स्थानीय परिवहन संभव हो पाता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की वजह से ईरान में बारिश भी उतनी ही कम होती है और यहाँ नदी तालाब भी उतने ही कम है। ऐसे में फ्रेश वाटर की कमी की वजह से एक जमाने में ईरानियों को पीने के पानी की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी थी, जिसका समाधान ईरानियों ने आज से 3000 साल पहले ही इंजीनियरिंग के जरिए ढूंढ निकाला था और ये तकनीक ईरान से दुनिया भर में पहुंची थी। दरअसल ईरान में पहाड़ बहुत हैं। इनकी तलहटियों में अक्सर भूगर्भ जल की बड़ी मात्रा मिल जाती है। आज से करीब 3000 साल पहले ईरानियों ने इसी भूगर्भ जल को गहराई से निकालकर ढलान के जरिए दूर दूर तक पहुंचाने का तरीका सीख लिया था, जिसके नमूने ईरान के शहरों, याज़द और बे इलाकों में मिलते हैं। पानी की सप्लाई के शानदार इंजीनियरिंग को कारीज या कनात कहा जाता है। इसके लिए ऐसी जगह की पहचान की जाती है जहां जमीन के अंदर प्रचुर मात्रा में गाद वाली मिट्टी हो, फिर बड़ा गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर पानी तक पहुंच बनाई जाती है। ऊपर से देखने पर ये आम गड्ढे दिखते थे, लेकिन अंदर नालियों का जाल बिछा होता था, जो कुछ इस तरह ढलान पर बने होते थे कि पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से तेज रफ्तार से बहते हुए पहाड़ से नीचे इलाकों में पहुंच जाए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कनात से न सिर्फ पीने का पानी मिलता था, बल्कि ये एयर कंडीशनिंग का भी काम करते थे। मिसाल के लिए मध्य ईरान का इलाका याज़द काफी गर्म है। यहाँ कनात के पास ठंडी हवा गुजारने के लिए बगदीर बनाए गए हैं, जिनमें से गर्म हवा जमीन के अंदर जाती है और पानी के संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है और अपने एग्जिट पॉइंट से जिस भी कमरे में निकलती है वहाँ एसी जैसी ठंडक हो जाती है। इसके अलावा कनात का इस्तेमाल ठंड के समय में बर्फ जमाने के लिए भी किया जाता था।
ईरान का इतिहास। दोस्तों, ईरान को सही से समझना है तो उसके इतिहास में उतरना होगा, क्योंकि यह इतिहास महज कुछ 100 सालों पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता की कहानी है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में सभ्यता की शुरुआत लगभग 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से हो चुकी थी। प्राचीन काल में दक्षिण पश्चिमी ईरान में एलमामाइट्स ने शुरुआती नगर बसाए और धीरे धीरे ये इलाका अलग अलग शक्तिशाली राजवंशों का केंद्र बना रहा। बाद में मीडस नामक जनजाति ने ईरानी पठार के बड़े हिस्से को एकजुट किया, जिसने आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य की नींव तैयार की। लगभग 550 ईसा पूर्व में इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, जब साइरस द ग्रेट ने एकेमेनिड साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली साम्राज्यों में गिना जाता है। अपने चरम पर यह साम्राज्य यूनान के सीमाओं से लेकर भारत के उत्तर पश्चिम तक और इजिप्ट के मध्य एशिया तक फैला हुआ था। साइरस द ग्रेट को एक न्यायप्रिय शासक के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने साइरस सिलेंडर जारी किया, जिसे कई इतिहासकार दुनिया का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र मानते हैं। इनमें धार्मिक स्वतंत्रता, गुलामी की समाप्ति और विभिन्न समुदायों के अधिकारों की बात कही गई थी। आज यह ऐतिहासिक सिलेंडर संयुक्त राष्ट्र के संग्रह में सुरक्षित है। उसके बाद डेरियस प्रथम ने इस साम्राज्य को और मजबूत किया, लेकिन 330 ईसा पूर्व में यूनानी विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शिया पर आक्रमण करके एकेमेनीड साम्राज्य का अंत कर दिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद कुछ समय तक सेल्यूसिड साम्राज्य का प्रभाव रहा, जिसके बाद पर्शियन साम्राज्य उभरा और लगभग 500 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन करता रहा। उसके बाद 224 ईस्वी में सासानिड साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे ईरानी सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौर में जोरोस्ट्रियन धर्म अपने चरम पर था और फारसी कला, वास्तुकला, विज्ञान और प्रशासनिक व्यवस्था ने उल्लेखनीय प्रगति की। सासानिड शासकों ने एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की और रोमन साम्राज्य के साथ कई बार युद्ध भी लड़े। लेकिन 7वीं सदी में इतिहास फिर बदला। अरब मुसलमानों की विजय के बाद धीरे धीरे ईरान का इस्लामीकरण हुआ और इस्लाम यहाँ प्रमुख धर्म बन गया। हालांकि ईरान ने इस्लाम को अपनाया, लेकिन उसने अपनी फारसी भाषा, संस्कृति और पहचान को कायम रखा। यही कारण है कि ईरान आज भी सांस्कृतिक रूप से अरब दुनिया से अलग दिखाई देता है। 8वीं से 13वीं सदी के बीच ईरान इस्लामी सभ्यता के बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया। इसी दौर में महान वैज्ञानिक इब्न सिना ने चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी कार्य किए। इब्न बिरूनी ने गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं फारसी साहित्य ने भी गोल्डन पीरियड देखा। कवि फिरदौसी की रचना शाहनामा को फारसी साहित्य की महानतम कृति माना जाता है, जबकि रूमी और हाफिज जैसे सूफी कवियों की रचनाएं आज भी दुनिया भर में पढ़ी और सराही जाती हैं। हालांकि ये समृद्धि ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 13वीं सदी में चंगेज खान और हुलागु खान के नेतृत्व में मंगोल सेनाओं ने इस क्षेत्र पर हमला कर दिया। कई बड़े शहर तबाह हो गए, बगदाद और अन्य सांस्कृतिक केंद्र नष्ट हो गए और लाखों लोग मारे गए। इसे ईरानी इतिहास के सबसे विनाशकारी दौर में से एक माना जाता है। इसके बाद 1501 में शाह इस्माइल प्रथम ने सफावी साम्राज्य की स्थापना की और शिया इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया। यह फैसला ईरान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी से आधुनिक ईरान की धार्मिक पहचान की नींव पड़ी। सफावी शासन के दौरान इस्फहान जैसे शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत और समृद्ध शहरों में से एक गिने जाते थे। शाह अब्बास प्रथम के शासन में व्यापार, कला और वास्तुकला ने अभूतपूर्व उन्नति की और उस दौर के मस्जिदें, महल और बाजार आज भी फारसी वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। समय के साथ सत्ता कई राजवंशों के हाथ में गई। कजार राजवंश के दौर में रूस और ब्रिटेन जैसे विदेशी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे देश के भीतर राजनीतिक असंतोष और सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया। इसी पृष्ठभूमि में 20वीं सदी की शुरुआत में संवैधानिक क्रांति हुई, जिसने आधुनिक ईरानी राजनीति की दिशा तय की। इस्लामिक क्रांति की शुरुआत। दोस्तों, वर्ष 1921 में रेजा शाह पहलवी सत्ता में आए और उन्होंने देश को आधुनिक बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए। लेकिन 1979 में इतिहास ने एक और बड़ा मोड़ लिया, जब इस्लामिक क्रांति ने राजशाही को समाप्त कर दिया।
अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया, जिसके बाद से ईरान में शासन, समाज और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हुए। इन बदलावों के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी आई, जैसे 1980 से 1988 तक चला ईरान इराक युद्ध, जिसने भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कई मिलिटेंट ग्रुप्स को समर्थन दिया, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा और 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ही ईरान ने इजराइल को एक वैध राज्य के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और फिलिस्तीनी अधिकारों का प्रबल समर्थक बन गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और तब से ईरान खुद को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने की कोशिश में है। हालांकि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए खतरा मानता है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता का अधिकार बताता है और आज भी दोनों देशों के बीच जंग का माहौल है। चलिए अब वक्त में आगे बढ़कर ईरान की सत्ता को थोड़ी सी गहराई से देखते हैं। तो 1989 में अयातुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद अली खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय खामेनेई पहले से ईरान के राष्ट्रपति रह चुके थे, लेकिन धार्मिक पद के लिहाज से वे उस स्तर के मौलवी नहीं माने जाते थे, जिसकी परंपरागत रूप से सुप्रीम लीडर बनने के लिए आवश्यकता होती है। फिर भी सत्ता, प्रतिष्ठान और धार्मिक नेतृत्व के समर्थन से उन्हें इस पद पर बिठाया गया और वो ईरान की राजनीति के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। उन्होंने ईरान की सरकार को एक जटिल व्यवस्था के तहत चलाना शुरू किया, जिसे कई विश्लेषक धार्मिक शासन और सीमित लोकतंत्र का मिश्रण मानते हैं, जबकि आलोचक इसे एक तरह की कठोर धार्मिक तानाशाही भी कहते हैं। पिछले दशकों में ईरान की सरकार पर कई बार मानवाधिकार उल्लंघन और विरोध प्रदर्शनों को कठोर तरीके से दबाने के आरोप भी लगे। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने सख्ती से नियंत्रित किया। इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की सरकार और उसकी नीतियों को लेकर नई बहस छेड़ दी। खामेनेई ने ईरान पर करीब 37 वर्षों तक राज किया, लेकिन 28 फरवरी 2026 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और ईरान का अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ संघर्ष शुरू हो गया, जो तीसरा विश्व युद्ध भी छेड़ सकता है। और दोस्तों, ईरान की वैश्विक अहमियत सिर्फ उनकी राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा कारण है इसके तेल और गैस के विशाल भंडार। ईरान के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े तेल भंडार और दूसरे सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक मौजूद है। यही वजह है कि एनर्जी के ग्लोबल मार्केट में ईरान का महत्व बेहद बड़ा माना जाता है। भारत के लिए भी ईरान एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश रहा है। एक समय ऐसा था जब भारत अपनी कुल तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा ईरान से आयात करता था। 2018 से पहले भारत प्रतिदिन लगभग 5 से 7 लाख बैरल कच्चा तेल ईरान से खरीदता था। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद यह आयात काफी कम हो गया, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से ईरान अब भी भारत के लिए एक अहम देश बना हुआ है। ईरान की रणनीतिक अहमियत का एक बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से होकर वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा गुजरता है। पर्शियन गल्फ से निकलने वाला ज्यादातर तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इसलिए अगर कभी इस क्षेत्र में बड़ा सैन्य संघर्ष होता है या ये मार्ग बाधित होता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर तुरंत असर पड़ सकता है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पर्शियन गल्फ क्षेत्र में गंभीर तनाव पैदा होता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है, तो तेल की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि ईरान से जुड़ी हर राजनीतिक और सैन्य घटना पर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। तो दोस्तों, इतिहास और भूगोल से लेकर सियासत के संघर्ष तक आपको ईरान के बारे में जानकर कैसा लगा? और अगर पिछले कुछ दशकों से ईरान पर तानाशाही राज ना होता बल्कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी होती, तो आज ये देश विकास की राह पर होता या पश्चिमी देश इसे तबाह कर देते। क्या यहाँ की जनता आज के मुकाबले ज्यादा फ्रीडम महसूस करती या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,121 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए